चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रोकड़ प्रवाह विवरण पत्र पढ़ रहे थे। आज बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, मैंने पहले ही बोला था जो जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसी को तैयारी करके जाना, इन्हीं में से एग्जाम में आएगा। ठीक है, देखिए निम्नलिखित शेषों से प्रचालन से रोकड़ प्राप्त की गणना कीजिए। यानी यहाँ भी अभी परिचालन क्रिया ही है, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो विवरण दिया है, देख लीजिए क्या लिखा है। 2001 का है, यानी कि गत वर्ष का इन विवरण है और चालू वर्ष का विवरण है। गत वर्ष के में आपके पास ये सब चीजें थी, जैसे देनदार क्या होती है, चलो बताओ तुम लोग, देनदार क्या होती है? चालू संपत्ति। मैं चालू संपत्ति में राइट लगा देता हूँ। ठीक है, देनदार क्या होती है? चालू संपत्ति। प्राप्ति पत्र चालू संपत्ति, लेनदार चालू दायित्व, अदत्त व्यय चालू दायित्व, देवी पत्र चालू दायित्व, पूर्वदत्त व्यय चालू संपत्ति, उपार्जित आय चालू संपत्ति, अग्रिम प्राप्त आय चालू दायित्व। क्या होता है? चालू दायित्व। नहीं समझ में आता लिस्ट जाके देखो। ठीक है, वर्ष के दौरान लाभ दे दिया 2 लाख कितना? 60,000 रुपए। ठीक, तो निकाले अपन लोग। तो फॉर्मेट याद है कि नहीं सबको? की है ना फॉर्मेट याद? तो चलो बताओ क्या लिखेंगे ऊपर हेडिंग में? हम लोग लिखेंगे प्रचालन क्रियाओं या परिचालन क्रियाओं से, परिचालन क्रियाओं से शुद्ध रोकड़ प्रवाह की गणना। परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह या शुद्ध रोकड़ प्रवाह की गणना। ठीक है, ऐसा लिख लेना। परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की क्या लिखेंगे? गणना। चलिए कॉलम क्रिएट कर लो इस तरह से, तो ये कॉलम हमारा क्रिएट हो गया। तो चलिए बताइए, सबसे पहले क्या लिखा जाता है? शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा? कर के पूर्व शुद्ध लाभ, कर के पूर्व। तो वर्किंग नोट पे जाओगे, पहले लिखोगे शुद्ध लाभ, वर्ष के दौरान का लाभ। तो वर्ष के दौरान का लाभ कितना दिया? 2,60,000। अब उसमें उन चीज़ों को प्लस किया जाता है जिन पे अंशधारियों का हक होता है, जैसे सामान्य संचय में हस्तांतरण। क्या क्वेश्चन में कहीं दिया है सामान्य संचय में हस्तांतरण? नहीं दिया है, छोड़ दो। फिर प्लस किया जाता है किसी प्रकार का लाभांश वगैरह। तो क्या लाभांश क्वेश्चन में दिया है? देख लो। नहीं दिया तो उसको भी छोड़ दीजिए। किसी प्रकार का आयकर के लिए प्रावधान, क्या क्वेश्चन में दिया कहीं भी आयकर की बात? नहीं, तो उसको भी छोड़ दीजिए। तो कुछ भी नहीं है, तो यानी कि कर शुद्ध लाभ कर के पूर्व कितना है? वही जो 2,60,000 है ना शुद्ध लाभ, वही होगा। कुछ भी तो नहीं है, तो सारी खाली दिया ना वर्ष के दौरान लाभ, तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? कर के पूर्व लाभ भी आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बच्चों इसमें प्लस क्या किया जाता है बताओ? गैर रोकड़ व्यय। तो गैर रोकड़ व्यय में क्या क्या आता है बताइए? संपत्तियों पर ह्रास, ख्याति का अपलेखन, प्रारंभिक व्ययों का अपलेखन, या किसी प्रकार की संपत्ति के विक्रय पर हानि। क्या यहाँ क्वेश्चन में कहीं दिया है? स्टेप याद रखना है, खोज के लिखना है। क्या दिया है? नहीं दिया है, तो क्या कर देना वहां पे? नील कर देना। क्या कर देना? नील कर देना। ठीक है, फिर इसमें माइनस किया जाता है गैर रोकड़ आय। क्या माइनस किया जाता है? गैर रोकड़ आय। बोलो बच्चों, क्या गैर रोकड़ आय यहाँ पे दिया है कहीं भी? लाभांश प्राप्त, ब्याज प्राप्त, या फिर संपत्ति के विक्रय पर हानि, ऐसा कुछ दिया है क्या? देख लो क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो उसको भी क्या कर दीजिए? छोड़ दीजिए, नील कर दीजिए। ठीक है, अगर देता तो लिख लेते। कुछ भी नहीं है, 2,60,000 आ गया। 2,60,000 क्या कहलाएगा बताइए? परिचालन लाभ कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पूर्व, कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पूर्व। आया बात समझ में कि नहीं आया? क्लियर है आप सभी को? अब इसके पश्चात क्या देखा जाता है? चालू संपत्ति और दायित्वों की ओर अपन प्रस्थान करते कि भाई देखो क्या क्या है। जैसे देखो सिखाए थे आपको, चालू संपत्ति में अगर वृद्धि होगी तो प्लस की माइनस? माइनस। चालू संपत्ति में कमी होगी तो प्लस। चालू दायित्व में बढ़ोतरी होगी तब प्लस। चालू दायित्व में वृद्धि होगी तो प्लस, और चालू दायित्व में कमी होगी तो माइनस। ट्रिक बताए थे ना याद रखने का? ठीक, ओके। तो देनदार, तो बताओ देनदार की बात करो। देखो देनदार पहले कितने का था? पिछले साल कितने का था? 1 लाख का था, देख लो। और आज कितने का है? 94,000 का। बढ़ा कि घटा? कितना घटा? संपत्ति है ना, प्लस की माइनस? बोलो प्लस। तो लिखना देनदारों में वृद्धि। क्या लिखना? देनदारों में वृद्धि। देनदारों में वृद्धि लिख देना। ब्रैकेट में चाहो तो चालू संपत्ति लिख सकते हो। चालू संपत्ति कितना रुपया? 6,000 प्लस के फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद प्राप्ति पत्र देखो, पहले 20,000 था, आज कितना है? 25,000 है, बढ़ा है। क्या लिखेंगे? प्राप्ति पत्र में वृद्धि। प्राप्ति पत्र में वृद्धि, तो प्राप्ति पत्र में वृद्धि हुई है। प्राप्ति पत्र में क्या हुई है? देनदारों में कमी हुई थी शायद। प्राप्ति पत्र में वृद्धि हुई ना, पहले 25 था, सॉरी पहले 20 था, फिर 25 हो गया। ये भी चालू संपत्ति। प्लस की माइनस? माइनस कितना? 5,000। ठीक है, लेनदार देखो दायित्व होता है ना, लेनदार पहले 40,000 था, आज 50,000 है। बोलो बढ़ा कि घटा? क्या लिखेंगे? लेनदारों में वृद्धि। बोलो प्लस की माइनस? प्लस। वेरी गुड। चालू दायित्व है भैया, ये चालू दायित्व है। कितना रुपया? 10,000 प्लस के फॉर्म में। ठीक है,
इसके पश्चात अदत्त व्यय। अदत्त व्यय क्या होता है? चालू दायित्व होता है। तो अदत्त व्यय पहले 2000 था, 2400 है, बढ़ा कि घटा? क्या लिखेंगे? अदत्त व्यय में वृद्धि, अदत्त व्यय में वृद्धि, अदत्त व्यय में वृद्धि क्या है? चालू दायित्व है। बोलो प्लस की माइनस? कितना रुपया? 400 रुपया। वेरी गुड। फिर देखो बच्चों, देय विपत्र दिया है। देय विपत्र पहले 16,000 का था, आज 12,000 का है, बढ़ा कि घटा? घटा। क्या कहना, क्या कहेंगे? देय विपत्र में कमी, देय विपत्र में कमी। बोलो ये क्या होता है? चालू दायित्व है कि क्या है? ये चालू दायित्व है। क्या करेंगे इसको अपन लोग? माइनस कितना रुपया? 4000 माइनस के फॉर्म में, ठीक है। इसके पश्चात पूर्वदत्त व्यय। बोलो चालू संपत्ति की दायित्व, बोलो बोलो बोलो। चालू संपत्ति क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे? पूर्वदत्त व्यय में क्या हो रहा है? पिछले साल कितने का था? पूर्वदत्त व्यय में कमी, कमी हो रहा है। कितना था पहले? 1600, आज चालू संपत्ति भैया क्या हो गया? प्लस करेंगे। कितना रुपया? 200 रुपये प्लस के फॉर्म में। उपार्जित आय। बोलो उपार्जित आय क्या होता है? चालू संपत्ति उपार्जित आय में वृद्धि की कमी? वृद्धि। कितने का वृद्धि हो रहा है? 300 का, 300 रुपये का वृद्धि। प्लस की माइनस? माइनस। अग्रिम आय। अग्रिम आय में क्या हो रहा है बताओ? अग्रिम आय में कमी। बोलो चालू संपत्ति की दायित्व है? दायित्व है। प्लस की माइनस? माइनस। कितना रुपया? 100 रुपया। चालू दायित्व है, ठीक है, चालू दायित्व है। कोई परेशानी नहीं है सर? ओके। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? जो प्लस है प्लस करो, जो माइनस है माइनस करो। देखो 2,60,000 जो प्लस वाला आइटम है जोड़ लो। 2,60,000, 2,66,000, 2,66 और 10, 2,76,000, 2,76,600, 400, 200, 600। तो 2,76,600 आपका प्लस के फॉर्म में आ गया। माइनस के 2,76,600 ना। उसके इधर का देखो कितना हो रहा है? 5, 5, 4, 9, 9,400। तो चलो 9,400 घटा दो। तो 9,400 आपको घटाना है। 0, 0, 2, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 7 और यहाँ 6, तो दिया गया 2,67,200। आया कि नहीं आया? क्या कहलाएगा? इसके सामने क्या लिखा जाएगा? बोलो शुद्ध परिचालन क्रियाओं से प्रयोजित रोकड़ लिख सकते हैं। प्रयोजित रोकड़, ठीक है। अब इसमें से लेस क्या किया जाता है? आयकर भुगतान। तो बोलो बच्चों आयकर भुगतान क्या क्वेश्चन में कहीं दिया है? नहीं दिया। तो वहाँ नील कर देना। तो आंसर निकालो कितना आएगा? 2,67,200 रुपये। दिस इज योर आंसर। क्या बोलेंगे? शुद्ध परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। समझ में आ गया? मिल गया बड़े आराम से। कितना नंबर? 4-5 नंबर तो मिल ही गया। इजी है कि नहीं है? नोट करिए। चलिए बच्चों, अब एक आपके सामने और एक क्वेश्चन अवेलेबल है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के 2019 में, आपके एग्जाम के 2019 सेट ए बी सी तीनों ही सेट में क्या हो चुका है? आ चुका है। ठीक, देखिए क्या लिखा है इस क्वेश्चन में। लाभ हानि विवरण है। इस बार देखो ईयर दिया है आपको, देख लो। ईयर में देखते समय केयरफुल रहना, कभी पहले दे देता है, कभी बाद में दे देता है। तो इस बार देखो 17 पहले दिया, 17 बाद में दिया और 18 पहले दिया है। मतलब गत वर्ष बाद में, चालू वर्ष पहले। तो ध्यान रखना, आप कभी ऐसा मत सोचो कि गत पहले देगा चालू बाद में देगा, कुछ भी कर सकता है। तो आप लोग बिल्कुल अवेयर रहना उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन दिया है, तो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, खोज के लिखेंगे, ऑटोमेटिकली बनने लगेगा, ठीक है। तो ऊपर हेडिंग लिखना, परिचालन क्रियाओं से क्या लिखना है अपन लोग को? रोकड़ प्रवाह लिखे। चलो बताओ सबसे पहले क्या लिखा जाता है? बताओ सबसे पहला स्टेप क्या होता है? शुद्ध लाभ। क्या होता है? शुद्ध लाभ। क्या लिखते हैं? कर के पूर्व शुद्ध लाभ। तो ये जो आइटम है इसको क्या करना पड़ता है? अपन को बाहर निकालना पड़ता है। तो अलग से वर्किंग नोट में लिखना वर्ष के दौरान लाभ। क्या लिखोगे वर्किंग नोट में? वर्ष के दौरान लाभ। तो चेक करिए क्या वर्ष के दौरान लाभ दिया है क्या? देखिए क्वेश्चन में खोजिए, क्या वर्ष के दौरान लाभ दिया है? हाँ सर दिया है। देखो ये लाभ हानि विवरण दिया ना, वही दौरान लाभ है। देखो पिछले साल लाभ 1 लाख रुपए का था और आज कितने का है? 1.5 लाख का। बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है। तो लाभ वर्ष के दौरान, ठीक है। तो वर्ष के दौरान आपने कितने रुपए का लाभ कमाया? 50,000 का। समझ आ गया कि नहीं आ गया? नहीं आया समझ में? क्या किया हम लोगों ने? 1.5 लाख में से 1 लाख को क्या कर दिया? घटा दिया। आ गया समझ में? इसके पश्चात देखिए संचय। अच्छा अब अपन क्या करते थे? किसी प्रकार का उन चीज़ों को अपन प्लस करते हैं जिसपे अंशधारियों का हक होता है, जैसे सामान्य संचय। क्या क्वेश्चन में कहीं सामान्य संचय दिया है? नहीं सर नहीं दिया, छोड़ दो। फिर हम लोग प्लस करते किसी प्रकार का लाभांश, प्रस्तावित लाभांश या फिर कर के लिए संचय। क्या कहीं दिया है? वो भी नहीं दिया, तो कुछ भी नहीं दिया है।
तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कर के पूर्व लाभ। ये क्या हो जाएगा, कर के पूर्व लाभ, मतलब शुद्ध लाभ आ जाएगा किसके, कर के पूर्व। ये आ जाएगा कर के पूर्व लाभ, ठीक है, कर के पूर्व शुद्ध लाभ आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, आ गया। तो यहाँ लिख देंगे कितना, कर के पूर्व शुद्ध लाभ कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। क्लियर आप सभी को। अब बच्चों इसमें प्लस क्या किया जाता है बता दीजिए आप ही लोग। गैर रोकड़ व्यय, 4 ही स्टेप तो है यार, 3 स्टेप तो है, गैर रोकड़ व्यय, गैर रोकड़ आय और संपत्ति दायित्व में वृद्धि कमी, खत्म, आ गया आंसर फिर। और आयकर 3-4 स्टेप तो है, ज्यादा थोड़ी ना है। गैर रोकड़ व्यय, तो गैर रोकड़ व्यय में सबसे पहले क्या आता है, संपत्तियों पर ह्रास, संपत्तियों पर ह्रास। चेक करो ह्रास कहीं दिया है क्या, हाँ सर दिया है। देखो पिछले साल 1.5 लाख का ह्रास था, आज कितने का, 160 का। कितने का चेंजेस आया, 10,000 बढ़ाना, तो यानी साल भर में कितना लगाया होगा आपने, 10,000। मतलब एक प्रकार का मटका है, क्या है, एक तरह का मटका। पहले मटका में 1.5 लाख रुपए भरा था, आज मटके में कितना भरा हुआ है, 1,60,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस साल डाला कितना, डाला तभी तो एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, जो एक्स्ट्रा हुई तुम्हारे इस साल का है। समझ गए। तो क्या लिखेंगे, संपत्ति पर ह्रास, क्या लिखेंगे, संपत्तियों पर ह्रास। तो बोलो बच्चों, संपत्तियों पर ह्रास कितना लिखेंगे, 10,000 लिख देंगे। समझ में आ गया। और गैर रोकड़ आय क्या होता था, जैसे ख्याति का अपलेखन, क्या कहीं ख्याति का जिक्र है, हाँ सर है, देख लो। पहले ख्याति 80,000 की थी, आज 60,000 की, बढ़ा की घटा, मतलब ख्याति का अपलेखन किया गया। पहले आपके पास 80,000 थी, आज कितना है, 60,000, मतलब ख्याति को कम किया गया। जैसे संपत्ति को कम नहीं करते वैसे ख्याति को भी कम किया गया। कितना, 20,000। अपलेखन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अपलेखन कहलाएगा। समझ में आ गया, क्या कहलाएगा, अपलेखन। तो देखो यहाँ लिखना ख्याति का अपलेखन, क्या लिखना, ख्याति का अपलेखन लिखना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ख्याति का अपलेखन। कितना दिया है, 20,000, 20,000। समझ में आ गया। इससे संबंधित एक बात मैं पूरा कर देता हूँ, आपको सुनना, ध्यान देना अच्छे से। जैसे स्थायी संपत्ति आप लोगों के बहुत सारे होते हैं ना, स्थायी संपत्ति। जैसे स्थायी संपत्ति के क्या क्या उदाहरण थोड़ा बोलो तो। जैसे भूमि, जैसे प्लांट और भवन, भवन होता है, प्लांट व मशीनरी होता है, प्लांट व मशीनरी यानी कि यंत्र वगैरह हो जाता है। या फिर क्या होता है अपन लोगों का, फर्नीचर्स हो जाते हैं। और क्या हो जाते हैं, गाड़ी वाड़ी आपके व्यापार में रहेगा तो गाड़ियाँ हो जाएंगी। और क्या होता है, नहीं, ये समझ में आ गया, इतना ही होता है। तो ये जो है ये मेन संपत्ति होती है, ध्यान देना, ये मेन संपत्ति है। अगर देखिए क्वेश्चन में इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, और ज़्यादातर नहीं देता है, ये संपत्ति अगर आएगी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो अगर याद रखना, अगर इन संपत्ति में पहले पुराने वर्ष की तुलना में अगर नए वर्ष में बढ़ोतरी हुई है, अगर इस संपत्ति में वृद्धि हुई है पहले की अपेक्षा, तो उस वृद्धि के कारण को आप क्रय मानना। क्या मानना, क्रय। क्योंकि भाई कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है तो उसको क्रय मान के चलोगे। भवन बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा भाई, पहले आपके पास 1 लाख का था, आज 1,20,000 का है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने 20,000 का और खरीदा। तो अगर बढ़ा है तो बढ़ने के कारण क्या कहलाएगा, क्रय कहलाएगा। क्रय पैसा आएगा कि जाएगा, तो माइनस के फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। और अगर इसी जगह ये कमी आती है, क्या लिखा है, कमी, अगर कोई इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं दिया इसके बारे में, अगर इसमें कमी आ रही है, तो कमी के कारण को क्या माना जाता है, ह्रास माना जाता है। क्या माना जाता है, ह्रास, जो कि गैर रोकड़ व्यय में लिखा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ओके, ह्रास माना जाएगा। अच्छा, इसमें और एक संपत्ति को ऐड कर लो, जो कि है तुम्हारा ख्याति। ख्याति में भी कमी आ रही है, मतलब उसमें ह्रास माना जाएगा। ख्याति केस में अपन उसको अपलेखन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ख्याति केस में उसको अपलेखन बोलते हैं। समझ में आ गया, क्योंकि ख्याति जो है वो अमूर्त संपत्ति होती करके। क्लियर है। इसके अलावा और भी स्थायी संपत्ति होती है, जैसे विनियोग, जैसे विनियोग, और एक होता है भूमि। इन दोनों में कभी ह्रास नहीं लगता, याद रखिएगा, इसमें कभी भी ह्रास नहीं लगता। तो देखिए, अगर इसमें वृद्धि हुई है तो उस वृद्धि के कारण को क्या मानोगे आप लोग, क्रय, यानी कि माइनस। और अगर इसमें कमी हुई है तो इस कारण को क्या मानोगे, कमी हुई है तो इस कारण को क्या मानोगे, विक्रय। क्या मानोगे, विक्रय। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप चलना। ठीक, तो ये अगर क्रय हुआ है तो इसकी एंट्री कहाँ की जाती है, विनियोजन क्रिया में। विक्रय भी हुआ है तो कहाँ एंट्री की जाती है, विनियोजन क्रिया में। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें। और ह्रास की एंट्री तो गैर रोकड़ में की जाती है, मिक्स करने की जरूरत नहीं है, सब अलग अलग कहानी, सबका आता पता अलग है, बस फॉर्मेट याद रखना आप लोग को, ठीक है। तो खैर, हम लोग बात कर रहे थे ख्याति का। देखो ख्याति पिछले साल कितने का था, 80 का था, आज कितने का, 60 का है। ख्याति में कमी आई कि नहीं आई, तो कमी के कारण को क्या मानोगे, अपलेखन। क्या मानोगे, और अपलेखन कहाँ लिखा जाता है, हमेशा गैर रोकड़ में। और गैर रोकड़ में क्या लिखते थे, कोई संपत्ति के विक्रय पर हानि हुई है क्या, चेक कर लो। नहीं सर, किसी प्रकार का हानि वानी हुई है क्या, देख लो, नहीं हुआ है। और कोई प्रारंभिक व्यय का जिक्र वगैरह है क्या यहाँ पे, नहीं है। तो बस और कुछ भी नहीं है। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ भी नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप में पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। जोड़िए, कितना आ गया, 80, कितना आ गया, 80,000। ठीक, अब इसमें से घटाया जाता है गैर रोकड़ आय। क्या घटाया जाएगा, गैर रोकड़ आय घटाया जाएगा। तो गैर रोकड़ आय में क्या होता है, लाभांश प्राप्त, ब्याज प्राप्त, किसी प्रकार का संपत्ति के किराया प्राप्त, या किसी प्रकार के संपत्ति के विक्रय पर लाभ।
क्या ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पे? नहीं लिखा है, तो छोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, सीधा वहाँ पे नील कर दीजिए। कितना आ गया? 80,000। समझ आ गया कि नहीं आ गया? इसके बड़े क्वेश्चन बनाते चेहरा उतर जाता है बेटा तुम लोग का। इसलिए छोटे क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है कि एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इसका क्वेश्चन ही देखोगे तो 1.5 पेज का तो खाली क्वेश्चन ही होता है इसका। अगर रियल क्वेश्चन दिखाऊंगा तुम लोग को तो 1.5 पेज का सिर्फ क्वेश्चन ही होता है। समझ गए? 80,000 आया कि नहीं आया? क्या कहलाएगा ये बताइए? परिचालन लाभ आ जाएगा। परिचालन लाभ कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पूर्व, कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पूर्व। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक। अब बच्चों अगला स्टेप क्या होता है? चालू संपत्ति चालू दायित्व में देखते हैं बढ़ोतरी हुई कि घटोतरी हुई। चलो देखो, ह्रास चालू संपत्ति होता है क्या? नहीं। ख्याति भी नहीं होता है। क्या होता है? पूर्वदत्त। पूर्वदत्त क्या होता है? चालू संपत्ति। प्राप्य पत्र क्या होता है? चालू संपत्ति। अदत्त व्यय क्या होता है? चालू दायित्व। और स्टॉक क्या होता है? चालू संपत्ति। समझ गए? चलो देखो, प्राप्य पत्र पहले कितना था? 22 था, आज कितना है? 21 है। बोलो कमी की बढ़ोतरी? पूर्वदत्त व्यय में क्या हुआ? कमी हुआ। पूर्वदत्त व्यय में कमी। कितने रुपए कमी? 1,000 कमी। प्लस की माइनस? प्लस। ओके। प्राप्य पत्र में क्या हुआ? बोलो बच्चों। प्राप्य पत्र पहले कितना था? 70,000 था, 90,000 है। वृद्धि? बोलो प्लस की माइनस? माइनस। कितना? 20,000। ठीक है। अदत्त वेतन बोलो पहले कितना था? अदत्त वेतन? अदत्त वेतन में कमी की वृद्धि? वृद्धि। पढ़ो प्लस की माइनस? प्लस। कितना? 12,000। स्टॉक पहले कितना था? स्टॉक देखो, स्टॉक में क्या? कमी की वृद्धि? वृद्धि। कितना? प्लस की माइनस? माइनस। बात खत्म। ठीक। आगे आंसर। चलो देखो, जो प्लस है प्लस कर लो। 81,000, 80 और 12 92,000। 92 और 1 93,000। 93,000 और इसमें 40,000। इधर कितना? 40 है क्या? 20 20 40। 93,000 में 40,000 घटा दो, 53,000। कितना आ गया? क्या कहलाएगा ये? परिचालन क्रियाओं से प्रयोजित रोकड़। प्रयोजित रोकड़। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक। अब इसमें से माइनस करेंगे क्या? आयकर का भुगतान। क्या यहाँ आयकर के भुगतान का जिक्र है? नहीं है सर, नील कर दो। आंसर कितना आ जाएगा? 53,000 आ जाएगा आंसर। ये आ गया तुम्हारा शुद्ध परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। आया बात समझ में कि नहीं आया? कुछ पूछना है? जब तक स्टेप याद नहीं होगा भैया तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। स्टेप याद करो, ठीक है? चलिए नोट करो। ये आ रहा है अकाउंट्स में? चलिए स्टूडेंट्स, देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा आप लोगों को। निम्नलिखित शेषों से संचालन से प्राप्त रोकड़ की गणना करनी है। देखो इस बार मैं हिंट कर रहा हूँ, आप लोग खुद बनाएंगे। और ये जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये 2020 तीनों सेट में आ चुका है। सेट ए, सेट बी और सेट सी में आ चुका है आप लोगों को। समझ गए? देखो तीनों सेट में आया है। अब देखो लाभ हानि खाता बोला है 1,10,000 और 1,20,000। देखो पिछले साल, अच्छा इस बार देखो पिछला साल पहले दिया है, बाद में 2007 और 8। तो पहले 1,20,000 का लाभ था, आज कितने का है? 1,10,000 का लाभ है। कितने का लाभ है? 1,10,000 रुपये का लाभ है। तो ये लाभ नहीं कहलाएगा बल्कि क्या कहलाएगा? हानि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हानि। तो वर्ष का लाभ हानि कितना लिखोगे? 10,000 रुपये का हानि माइनस के फॉर्म में लिखोगे पहला वाला। ठीक है? वर्ष के दौरान हानि कितना लिखोगे? माइनस में। इसके अलावा अब देखो और क्या क्या है, तो सीधापन को ख्याति बोल दिया है। तो गैर रोकड़ व्यय में क्या करोगे? और कुछ तो है नहीं, तो गैर रोकड़ व्यय में ख्याति क्या करोगे? पहले 76,000 था, आज कितने का है? 80 का है। पहले 76 था, आज कितने का है? 80,000 रुपये का है। मतलब ख्याति आपका बढ़ा है। तो अगर ख्याति बढ़ा है तो फिर मैंने क्या बोला था? क्रय मानना। और क्रय यहाँ का आइटम होता है क्या? घटता तो अपलेखन मानते, बढ़ा है तो क्या मानेंगे? क्रय। तो क्रय तो भैया विनियोजन में आएगा, विनियोजन तो बना नहीं रहे, तो ख्याति का यहाँ कोई वास्ता नहीं रहेगा, यहाँ से कोई मतलब नहीं ख्याति का। आया बात समझ में? इसके बाद है लेनदार। तो लेनदार तो आप जान रहे हो क्या है। देखो देनदार चालू संपत्ति, अदत्त किराया चालू दायित्व, पूर्वदत्त बीमा चालू संपत्ति, अदत्त लेनदार चालू दायित्व। बनेगा कि नहीं बनेगा? बना के दिखाइए हमको। आपका आंसर 32 सर आना चाहिए। अगर आ जाए तो हमको बताइएगा। समझ में आया? चलिए बना के दिखाइए जल्दी से। चलिए देखिए आया 32,000। देखो कैसे बनाओगे? सबसे पहले लाभ हानि, तो शुद्ध लाभ लिखोगे साल भर का। तो शुद्ध लाभ कितना आया? शुद्ध लाभ के देखो क्या आया? हानि आया। हानि कितना आया? 10,000 माइनस के फॉर्म में लिखना। अब इसमें गैर रोकड़ व्यय तो है नहीं। अब अगर एक खाते में कमी होती तो अपलेखन कहलाता, बट गैर रोकड़ तो है नहीं तो उसको भी हटा दो। और सीधा गैर रोकड़ आय भी नहीं है तो उसको भी क्या कर दो? हटा दो। तो बचा क्या? संपत्ति में वृद्धि या कमी?
तो देनदार पहले कितने का था 62 का, आज 50 का है। 12,000 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो बढ़ा तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। आदत किराया पहले 42 का था, 24 का है, क्या हुआ, ये भी घटा। कितने से घटा? 42,000 माइनस 24,000, चलो घटाओ, 0 0 0, 12 में 4 जाएगा 8 और 1 18,000 माइनस के फॉर्म में। भी किस में आएगा? माइनस के फॉर्म में आएगा 18,000 रुपये, है ना, क्योंकि भाई वो घट रहा है ना, दायित्व तो घट रहा है। पूर्वदत्त बीमा पहले 4 था, आज 8 था, ये भी माइनस के फॉर्म में आएगा। ये भी किस में आएगा? माइनस के फॉर्म में। कितना? 4,000 माइनस के फॉर्म में, सभी माइनस के फॉर्म में है। चलो जोड़ते देखे सबको कितना आ रहा, देखो। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अच्छा लेनदार बचा है क्या? अच्छा हाँ, लेनदार भी देख लो। लेनदार पहले 38 का था, आज 26 का है। बताइए ये भी घटा है बढ़ा है? घटा है। कितने से घटा है? 12,000 से घटा है। तो ये भी क्या करेंगे? माइनस के फॉर्म में लिखेंगे। देनदार में कमी हुई है क्या? हाँ तो जुड़ेगा। देनदार कितना लिए थे? 12, जुड़ेगा ये 12 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। बाकी तो ठीक है ना? ठीक है। अब जोड़ो घटाओ कितना आ रहा देखो। देखो जो प्लस है प्लस कर लो, तो 10 10 और 18 28, 28 4 42, 42 और 12 44, 42 और 12 54,000। 54,000 में 54,000 माइनस के फॉर्म में और 12,000 घटाया जाएगा, तो 0 0 0 2 और कितना आ गया? 4, 42,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 42,000। उसको 32 दिया है क्या आंसर? किसमें? हाँ माइनस में ही आएगा। 32,000 आ रहा है इसमें आंसर। 4,000 किसको बोल रहे हो आप लोग? कौन से 4,000 माइनस में है? पूर्वदत्त बीमा, हाँ 4,000 माइनस के फॉर्म में है। 1,10,000 माइनस के फॉर्म में। एक मिनट में चेक करने दो। ख्याति तो बढ़ा है तो आने से रहा, ठीक है, ख्याति तो बढ़ा आने से रहा। लाभा नहीं खाता, पहले 1,20,000 था, आज 1,10,000 है, मतलब पहले था तो घटा है तो 10,000 हानि आ गया, बाकी तो कुछ है नहीं। हाँ जी क्या? हाँ अच्छा, माइनस वाला टोटल करने से 44 आ रहा है और 12 घटाने से आ जा रहा है। हाँ तो ठीक है, फिर मैंने गलत घटा दिया, फिर 32 आ जा रहा है। हाँ तो फिर बिल्कुल सही आ गया आंसर, माइनस के फॉर्म में आ रहा है 32,000। क्या बोलेंगे? बाह्य प्रवाह बोलेंगे, ठीक है। चलिए कल थोड़े और बड़े क्वेश्चन कर लेंगे, ओके। चलिए इसको अच्छे से तैयारी करिए, जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ अच्छे से तैयारी करना। बाय। परिचालन हानि लिखिए, परिचालन बाह्य प्रवाह लिखना। हाँ हाँ, शुद्ध लाभ को शुद्ध लाभ ही लिखोगे। शुद्ध हानि लिख सकते हैं माइनस के फॉर्म में, शुद्ध हानि लिख लो। हाँ नहीं माइनस ही के फॉर्म में लिखेंगे, वहाँ माइनस के सब ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। और कुछ? चलिए बाय।